जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स में आज हम लोग चंबल रिवर सिस्टम देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, नदियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने चंबल नदी सिस्टम बनाया है। चंबल नदी जो है इस तरीके से बहती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं, चंबल नदी किसके राज्यों से होकर बहती है, इसका विलय कहाँ से होता है। ये सारी बातें हम लोग चंबल नदी में जानेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं चंबल नदी का उद्गम जो है ये जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के महू जिले से होता है। तो आप देख सकते हैं उद्गम स्थान से ही इतने सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है, तो आप बताएंगे जनापाव पहाड़ी। किस राज्य से होता है, तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, महू जिले से। ठीक, तो चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है तो ये आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश से ये बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। यानी कि अपना मुहाना जो है यहाँ यूपी के इटावा जिले में यमुना में बनाती है। इसका विलय जो है यमुना में हो जाता है। अब हम लोग इसी चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं पहले इनको जानेंगे, फिर उसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलती है तो ये नदी जब मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवेश करती है तो इसी चंबल नदी पर कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं झाड़ीदाह, टिन्निया और पाताल पानी। ये जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है और इंदौर जिले में है। फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध। ये जो गांधी सागर बांध है ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध की एक विशेषता है कि चंबल पर सबसे बड़ा बांध है। यानी कि चंबल नदी पर बहुत सारे बांध हैं, उन बांधों में से सबसे बड़ा चंबल पर जो बांध है वो गांधी सागर बांध है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप बताएंगे गांधी सागर बांध। फिर ये नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में एक स्थान है चौरासीगढ़। एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल नदी जो है राजस्थान के किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे चौरासीगढ़। और ये चौरासीगढ़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़, वहाँ पर एक स्थान है चौरासीगढ़। इसे आप नोट कर लीजिएगा। वहीं से ये नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है, क्योंकि चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंबल नदी राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, तो चंबल नदी जब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ में इसी नदी पर और एक इसकी सहायक नदी है चंबल की, उस पर एक जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चुलिया जलप्रपात जो है इसी चंबल नदी
और एक इसकी सहायक नदी है, इस पर बनाया गया है। और ये चुलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि चुलिया जलप्रपात से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कहाँ है? राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ठीक, आगे की ओर ये नदी जब बढ़ती है तो इसी नदी पर एक बांध और बना है, वो है राणा प्रताप सागर बांध। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जल भराव के आधार पर। यानी कि इस बांध में जल जो है भरा रहता है, इसके आधार पर ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो ये राजस्थान के बूंदी और कोटा जिले में प्रवेश करती है। आप जानते हैं कि चंबल नदी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीमा निर्धारण करती है। तो इनके कुछ स्थानों का भी हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ से ये नदी जो है बहती है। ठीक, तो आपने देखा चंबल नदी जो है चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करते हुए ये बूंदी जिले में जाती है और फिर कोटा जिले में। तो बूंदी और कोटा जिले पर इसी चंबल नदी में एक बांध बनाया गया है, जवाहर सागर बांध। ये जो जवाहर सागर बांध है, ये बूंदी और कोटा जिले पर बना है। आप देख सकते हैं बूंदी जिला है और इधर ये आगे की ओर देखेंगे ना तो ये कोटा जिला है। इन दोनों जिले की सीमा पर ही ये जवाहर सागर बांध है और इसी जवाहर सागर बांध को कोटा बांध कहते हैं। अब अक्सर हमें डाउट रहता है कि कोटा बांध और कोटा बैराज ये क्या है, क्योंकि दोस्तों कोटा बांध अलग है और कोटा बैराज अलग है। हमने एक वीडियो बनाई है बांध और बैराज में अंतर क्या है, इसके बारे में बताया है। उसके आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो हमने वो सारी बातें पूरी बेसिक से बताई है। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपने देखा कि बूंदी और कोटा जिले में चंबल नदी पर एक बांध है जवाहर सागर बांध। इसी जवाहर सागर बांध को कोटा बांध कहते हैं। ठीक, फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसी चंबल नदी पर कोटा जिले में ही कोटा बैराज बना है। तो बांध और बैराज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बैराज और बांध में अंतर होता है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिर ये नदी जो है कोटा बैराज के बाद ये नदी सवाई माधोपुर में जाकर प्रवेश करती है। यानी कि बूंदी से बहती है कोटा, कोटा के बाद ये सवाई माधोपुर में जाती है। जब ये सवाई माधोपुर में जाती है तो चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है तीन नदियां आकर एक स्थान पर मिलना, उसे ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। और आप इधर देखेंगे ना, इधर मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना, इधर से होते हुए ये नदी जो है भिंड में जाती है। ये मध्य प्रदेश का जिला है, क्योंकि जो कुछ इम्पॉर्टेंट जिले हैं उनके भी हमें नाम को याद रखना है। तो ये राजस्थान के सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश की मुरैना होते हुए ये नदी जो है बहती है। और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, जो यहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती है। इधर से आती है बनास नदी और इधर से आती है सीप नदी। ये दोनों नदियाँ आकर चंबल नदी में सवाई माधोपुर में आकर मिलती है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या बन जाता है? त्रिवेणी संगम। ये जो त्रिवेणी संगम है, इसी त्रिवेणी संगम पर एक धाम है रामेश्वर धाम। पूछा भी गया है कि रामेश्वर धाम
त्रिवेणी संगम पर किस स्थान पर है? तो आप बताएंगे सवाई माधोपुर। और ये सवाई माधोपुर में एक स्थान है पदरा गांव, वहाँ पर इस त्रिवेणी संगम का विलय हो जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि सवाई माधोपुर में चंबल नदी में दो नदियां आकर मिलती है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम पदरा गांव सवाई माधोपुर में है। इसी संगम पर रामेश्वर बांध है। ठीक, इसके बाद ये नदी जो है सवाई माधोपुर से होते हुए ये करौली जिले में जाती है। करौली के बाद ये धौलपुर, इधर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भिंड होते हुए ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और ये इटावा जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। यानी कि चंबल नदी का विलय जो है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से हो जाता है। तो आपने देखा चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और एक बैराज है कोटा बैराज। और इसी नदी पर एक त्रिवेणी संगम है जो सवाई माधोपुर में है। 2 नदियां आकर मिलती है, यहाँ पर रामेश्वर धाम है। फिर ये नदी करौली धौलपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे चुलिया जलप्रपात है। तो दोस्तों चंबल नदी जो है राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। आप देख सकते हैं कुछ नदियां इधर से आ रही हैं और कुछ नदियां इधर से। ये दोस्तों बाईं ओर की नदियां हैं और ये नीचे की आप देखेंगे ये दाईं ओर की नदियां हैं। तो दायां और बायां का भी ध्यान रखना है। जिस ओर से नदी बहती है उसी ओर से आप अपने मुंह को खड़ा कर लीजिए और हाथों को फैला लीजिए। फिर अपने दाएं बाएं के हिसाब से इन नदियों को लगा लीजिए। तो ये उधर का भाग देखेंगे ये बाईं ओर की नदियां हैं और ये इधर का भाग देखेंगे ये दाईं ओर की नदियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाईं ओर की नदियों को देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पहाड़ी है हरिपुरा की पहाड़ी, जो ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ से एक नदी आती है ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी जो है चंबल नदी में आकर चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है और यहीं पर एक जलप्रपात है जो हमने आपको बताया चुलिया जलप्रपात। ठीक, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए इधर से एक नदी आती है कुराल नदी। ये कुराल नदी जो है ऊपर माल की पहाड़ी से निकलती है। पूछा भी गया है कुराल नदी जो है किस पहाड़ी से निकलती है, तो ऊपर माल की पहाड़ी। यहाँ से ये नदी आती है बूंदी और कोटा के बीच में, ये चंबल नदी से आकर मिल जाती है। पूछा भी गया है कि कुराल नदी जो है किन 2 जिलों के बीच में आकर चंबल से मिलती है, तो बूंदी और कोटा। ठीक, अब कुराल नदी की सहायक नदी है मेज। आप जानते हैं पूछा भी गया है कि मेज नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो कुराल नदी की। ये नदी जो है सीधे कुराल नदी में मिल जाती है। और मेज की एक सहायक नदी है मांगली नदी। ध्यान रखना है मेज की सहायक नदी कौन सी है, मांगली नदी। और इसी मांगली नदी पर एक जलप्रपात है भीमलत जलप्रपात, जो ये बूंदी जिले में है। ठीक, तो मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी, इसमें ये नदी आकर मिल जाती है। और मेज नदी जो है कुराल नदी में और कुराल नदी जो है चंबल नदी में मिलती है। ठीक, फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो इधर से एक नदी आती है चाकड़ नदी। ये चाकड़ नदी इधर आप देखेंगे कोटा जिले के पास जाकर मिल जाती है चंबल में। फिर इधर से एक नदी आती है बनास नदी। हमने बनास नदी पर एक वीडियो बनाई है, जो राजस्थान की पूर्ण बहाव पर बहने वाली ये नदी है।
तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो बनास नदी जो है ये खमनौर की पहाड़ियाँ से निकलती है, और ये खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजसमंद में। ठीक, तो राजसमंद के खमनौर की पहाड़ी से ये बनास नदी निकलती है और सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। इधर से सीप नदी आती है और ये त्रिवेणी संगम पर रामेश्वर धाम है। ठीक, तो ये दोस्तों बाईं ओर की नदियाँ हो गई। इसके बाद आप इधर दाईं ओर की नदियाँ देखेंगे। इधर आप देखेंगे शिप्रा नदी। ये शिप्रा नदी जो है इधर से निकलते हुए चंबल नदी पर मंदसौर, मध्य प्रदेश में एक स्थान है मंदसौर, वहाँ पर जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि शिप्रा नदी पर ही एक शहर बसा हुआ है उज्जैन, जो आप जानते ही हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उज्जैन शहर किस नदी पर है, तो शिप्रा नदी पर। और शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। फिर आप इधर से देखेंगे दाईं ओर से एक नदी आती है मध्य प्रदेश के देवास से, काली सिंध। ये काली सिंध नदी जो है इधर आप देखेंगे कोटा, राजस्थान की कोटा नामक स्थान पर जाकर, वहाँ पर जाकर ये चंबल से मिल जाती है। काली सिंध की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे आप देखेंगे मालवा के पठार से एक नदी आती है परवन नदी, या इसी को परवान नदी भी कहते हैं। तो मालवा के पठार से परवन नदी जो है ये काली सिंध में आकर मिल जाती है, क्योंकि काली सिंध की ये सहायक नदी है। और दो नदियाँ और हैं इसकी, आहू और चौली। आहू और चौली नदी जो है ये भी काली सिंध की सहायक नदी है। ठीक, फिर आप इधर आगे की ओर बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है सीहोर पहाड़ी। सीहोर की पहाड़ी से ये पार्वती नदी निकलती है। ये नदी जो है इधर चंबल में जाकर मिल जाती है। फिर इसके बाद ये देखेंगे आप सीप नदी। ये सीप नदी जो है इधर आप देखेंगे जहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा था, वहाँ पर जाकर ये नदी जो है चंबल नदी में आकर मिल जाती है। तो यहाँ पर तीन नदियाँ मिलती हैं जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये नदी जो है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है। तो ये दोस्तों दाईं और बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। अब हम कुछ इसकी विशेषता देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चंबल नदी की कुल लंबाई जो है 965, या कहीं कहीं पर 66 भी लिखा होता है। तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चंबल की मध्य प्रदेश में लंबाई 325 किलोमीटर है, और राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई जो है 135 किलोमीटर है। दूसरी बात आप यहाँ पर नोट करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, चंबल नदी को भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अवनालिका अपरदन जो है ज़्यादा करती है, और ये भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। एग्जाम में पूछा भी गया है। अवनालिका अपरदन का मतलब होता है, साधारण भाषा में हम आपको बताएं तो अवनालिका अपरदन का मतलब होता है जैसे ऊबड़ खाबड़ भूमि, जैसे जमीन होता है उसका क्या हो जाता है? ऊबड़ खाबड़। आपने देखा भी होगा। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अवनालिका अपरदन का मतलब होता है जो ऊबड़ खाबड़ भूभाग हो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं, जो बीहड़ कहलाता है। ये जो जमीन का जो भूभाग है जब ये ऊबड़ खाबड़ हो जाता है तो उसी को बीहड़ कहते हैं, या इसी को डांग क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है,
तो ये चंबल नदी करती है। ठीक। और बीहड़ यानी कि भूभाग का ऊबड़ खाबड़, और ऊबड़ खाबड़ का मतलब होता है अवनालिका अपरदन। ठीक। दूसरी बात आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये जो चंबल नदी है ये गहरी घाटी का निर्माण करती है, यानी कि आप कह सकते हैं ये वी आकार घाटी का निर्माण करती है। जब ये वी आकार घाटी का निर्माण करती है तो जो भूभाग होता है उस पर ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। ठीक। तीसरी पॉइंट आपको नोट करना है, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये 6 जिलों से होकर बहती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों चंबल नदी के बारे में हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।